हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स ग्राम पे। एंड आज वेक्टर फिजिक्स के एपिसोड 3 में अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर के अलजेब्रा के बारे में। यानी अभी तक सर वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत हुई थी पिछले 2 एपिसोड्स के अंदर। वेक्टर के टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। एक छोटी सी बात रह गई थी नल वेक्टर के बारे में। हम लोग लास्ट जो एपिसोड किए थे वो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात हुई थी, जिसमें मेनली पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की चर्चा की गई थी। नल वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर होता है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो नल वेक्टर को हम पहले स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट के अंदर बातचीत करके खत्म करेंगे। उसके बाद बात होगी बेटा वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, यानी कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास होगी वो डेडिकेटेड होगी वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड बात करने के लिए। बट हाँ, वेक्टर का एडिशन आज के ही क्लास में कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि काफी लंबा है। कई सारे टाइप्स के रूल्स होते हैं इसमें जो वेक्टर एडिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कमोबेश ये सब एक ही बात कर रहे होते हैं, बट क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में ये यूज होते हैं तो हमें उनको बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा वक्त इनके साथ गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एंड उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी चर्चा कर लेंगे अगर समय इजाजत देगी तो, अगर लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया नल वेक्टर रह गया था, पहले नल वेक्टर की अधूरी कहानी को पूरा करते हैं, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा की कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप सभी बेटा? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं पिछले 2 एपिसोड्स में जो कुछ भी मैंने आपको बता रखा है वो सब कुछ आप रिवाइज करके पढ़ करके अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके प्रिपेयर होकर के यहाँ पे बैठे होंगे, ताकि ये बात जो भी मैं आज इस क्लास में करूं वो अच्छे तरीके से आपको चमकने का मतलब समझ में आना। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले चर्चा नल वेक्टर की कर लेते हैं मेरे दोस्त। मैं टॉपिक लगा लूं पहले, वेक्टर अलजेब्रा का डिस्कशन चल रहा था, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जो कि फिजिक्स की क्लास है, आप सारे प्यारे बच्चों को पता है ये वेक्टर अलजेब्रा में फिजिक्स के अंदर डिस्कशन कर रहा हूं। वेक्टर एक चैप्टर मैथ वाले बच्चों को मैथ में भी पढ़ाया जाता है कि नहीं, बट हम लोग फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर आता है हम उसकी बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल नल वेक्टर क्या होता है सर, तो देखिएगा नल वेक्टर को अगर समझना है तो बात एकदम सीधी सी है। नल का मतलब क्या होता है सर? नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है कुछ नहीं, खत्म, जीरो, सन्नाटा। समझ रहे हो? तो नल वेक्टर का मतलब हुआ दोस्त एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अ वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। अ वेक्टर ऑफ विच, मेरे साथ साथ आप नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अ वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों नल वेक्टर। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा क्योंकि मेरी पेस और आपकी पेस कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो चुकी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं फटाक से कोई पीपीटी है जो आपके सामने ओपन कर रहा हूं और आपको नोट्स बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके सामने अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोस्त बार बार बता रहा हूं, पिछले 2 एपिसोड्स में बता चुका हूं, ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब आप नोट्स बनाओगे वही नोट्स आपको आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि रिवीजन का जरूरत सबको पड़ता है। नहीं तो फिर वो तुरंत क्लास के बाद अगर देखा जाए तो केवल 40% चीजें ही रिटेन रह पाती हैं, जो एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो जब 1-2 बार रिवाइज हो जाती है तो चीजें परमानेंटली सेट हो जाती हैं और बहुत सारे ख्याल आते हैं क्लास के बाद, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं नोट्स में जब होगा तो वो रिकॉल हो जाता है कि क्या बात हुई थी। ठीक है कि नहीं? तो नोट्स बनाना दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुद्दे पे वापस आते हैं। नल वेक्टर का मतलब क्या है सर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जीरो मैग्नीट्यूड, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वेक्टर की तो एक लेंथ बनाते थे हम लोग, मतलब आपको एक ऐसी लेंथ बनानी पड़ेगी जो जीरो की होगी, जिसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब आप बनाना क्या चाह रहे हो साहब? तो समझिएगा बात को। जीरो लेंथ की अगर एक लाइन ड्रॉ करने की बात करूं तो आप लाइन ड्रॉ कहां कर पाओगे? फिर तो आपको एक डॉट बनाना पड़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि नल वेक्टर जो होता है दोस्त उसको रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ एक डॉट पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने एक डॉट पॉइंट बना दिया, हमारे हिसाब से ये नल वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर लेंथ इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सर, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती थी। चलो मान लेता हूं कि मैग्नीट्यूड आप जीरो कह रहे हो, आई एग्री विद दैट।
डायरेक्शन का क्या है ये तो बता दो। तो मैं आपसे खुल के पूछूंगा कि आप बताइए कि इस डॉट पॉइंट के अंदर क्या डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे कि ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया, डॉट पॉइंट में क्या डायरेक्शन दिखाई दे रही है, वो तो जब होती तब दिखता। यस, आप सही सोच रहे हैं, और यहीं पे छुपा है उस क्वेश्चन का आंसर कि क्या डायरेक्शन नल पॉइंट की, नल वेक्टर की होती है। तो एकदम से क्लियर सी बात है कि नल वेक्टर की डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, बिकॉज एक पॉइंट की क्या ही डायरेक्शन बताया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब नल वेक्टर में जब तक कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी होगी कि क्या होने वाला है या क्या हुआ था, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, अगर ये नहीं दिया होगा तो अपन लोग इस नल वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। आपके मन में अजीब से ख्याल आ रहे होंगे कि सर वेक्टर में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ये मेरे भैया ना तो मैग्नीट्यूड मेरे को बता रहे हैं ना तो डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इनके पीछे इतना क्यों पड़े हैं। इसके पीछे की एक लॉजिकल वजह है कि ये नल वेक्टर को इतना ज्यादा मतलब प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, मैं उस वजह पे आता हूं। बट वो छोटी सी बात जो मैंने बोला पहले उसको नोट कर लेते हैं, क्या, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, जरा नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन एक एरो बना करके आप ऐसे लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, ये एकदम सच है। ठीक है, अब अगली बात, सर जो आपने बोला है कि जब ये कुछ भी नहीं है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसके यूसेज पे ऊपर। ठीक है, कि इसकी क्या मुझे जरूरत है। मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, आप उसमें से उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक वेक्टर है उसमें से उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या आ रहा होगा। तो कई सारे बच्चे आंसर बोलेंगे कि 0। हाँ जी बेटा एकदम सही बात है, 0, बट एक लोचा हो गया। जैसे ही आपने 0 लिखा एक लोचा हो गया। क्या सर, वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट भी तो एक वेक्टर ही आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस, जो वेक्टर के पहला मतलब आपके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है उसमें ये बात पढ़ाई जाती है। क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो खुल के इस बात को सपोर्ट करती है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम नेचर। हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनका नेचर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि 2 मीटर प्लस 3 लीटर, तो आप कहोगे ये सर क्या चल रहा है, ये फर्जी की बातें हो रही है। तो 2 मीटर में 3 लीटर कौन जोड़ देगा, कोई नहीं जोड़ पाएगा। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हो पता है तुम्हें, क्योंकि ये मीटर है और ये लीटर है, ये लेंथ की बात कर रहा है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, और आप अलग अलग तरह के नेचर को देख पा रहे हो यहाँ पे क्वांटिटीज की, तो आप ऐड नहीं कर सकते। यही ऐड होने के लिए सुटेबल कंडीशन कब बनती कि जब 2 मीटर में 3 मीटर जोड़ रहे होते, तो आंसर जो आता वो 5 के साथ मीटर ही आता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और रिजल्ट भी मीटर ही है। इसी को तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज को अपन लोग नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो ये जो बात लिखी हुई है, वेक्टर से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट तो एक वेक्टर आना चाहिए, और ये 0 कोई वेक्टर तो है नहीं। 0 आपने तो एक 0 मतलब एक तो नंबर है, 1 2 3 के साथ 0 को भी हम होल नंबर में काउंट करते हैं, तो ये तो नंबर हो गया, होल नंबर का एक पार्ट हो गया। तो सर ये तो गलत हो गया। फिर लोगों ने कहा एक काम करो, एक काम करो, इस 0 के ऊपर एक वेक्टर लगाओ, इसको भी वेक्टर बनाओ। ठीक है, इस 0 के ऊपर वेक्टर का साइन लगा के इसको भी वेक्टर बनाओ। और फिर कहा लोगों ने कि अच्छा इसी का नाम है क्या, नल वेक्टर। क्यों, क्योंकि आप एक ऐसे वेक्टर की बातचीत कर रहे हो जिसकी कोई डायरेक्शन, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, राइट। और हाँ, अब मैं कह सकता हूं ये 0 जो है इसका क्या डायरेक्शन रहा होगा। सोचो वेक्टर ए में से वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट किया है तो वेक्टर ए किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और आपने उसी में से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सडनली क्वांटिटी क्या हो गई, 0, मतलब बिना डायरेक्शन को चेंज किए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी डायरेक्शन यहां पे वेक्टर ए की रही होगी, आप ये कह सकते हो कि ये जो वेक्टर 0 हुआ है, मतलब नल वेक्टर जो बना है, इस नल वेक्टर को बनने के ठीक पहले डायरेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन में रही होगी। ठीक है, तो यहां थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है कि वेक्टर ए किधर की तरफ था। ठीक है कि नहीं, वेक्टर 0 यानी नल वेक्टर किधर की तरफ था। दूसरी बात, सिमिलरली अगर मैं वेक्टर ए में से वेक्टर ए को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है,
जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा करके आ रहा है और इसी को कहा जा रहा है क्या, नल वेक्टर। अब आपके मन में कई सारे ख्याल आ रहे होंगे कि नल वेक्टर की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे ये नल वेक्टर की प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी वेक्टर में से उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे नल वेक्टर आता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि वेक्टर कोई भी है उसमें अगर आप नल वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो सर क्या इतनी सी बात की वजह से नल वेक्टर पढ़ाया गया? नहीं, और क्या नल वेक्टर के सिग्निफिकेंस हो सकते हैं या यूसेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, तो दोस्त ये ध्यान रखना है कि ये पोजीशन वेक्टर की बात अगर मैं करूं वो भी ओरिजिन की, तो वो एक नल वेक्टर होगा, इज अ नल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्या होगा, नल वेक्टर। क्यों सर, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ना पड़ता है। तो अब की बार हम लोग नल वेक्टर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। तो ओरिजिन को ओरिजिन से ही जोड़ोगे यार। जैसे याद करो ना, पिछली क्लास में क्या बोला था कि अगर यहां एक कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप उसको ओरिजिन से जोड़ोगे। अब की बार तो हमने ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर पूछ दिया, मतलब इस ओरिजिन को ओरिजिन से ही जोड़ोगे तो कोई तो लेंथ बनेगी ही नहीं। इसका मतलब वो जो भी वेक्टर है वो एक नल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है कि नल वेक्टर का एग्जांपल बतलाइए, तो आप ये पहला एग्जांपल दे सकते हो। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि वेलोसिटी वेक्टर बतलाइए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम पढ़ेंगे आगे, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है, हम उसके वेलोसिटी वेक्टर के बारे में दोस्त बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है और हम उसके वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर तो नल वेक्टर होगी, क्योंकि उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। ठीक है, इतना ही नहीं, जैसे मान लो एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन वेक्टर of an object moving with constant velocity, moving with constant velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और हम उसके एक्सेलरेशन की बात करें, तो आपको पता है दोस्त, एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी में बदलाव होता है, या यूं कह लो जब वेलोसिटी बदलती है तब एक्सेलरेशन वहां प्रेजेंट होता है। यहां तो वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा। और एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नल वेक्टर रहा होगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें जो नल वेक्टर से रिलेटेड आपको आनी चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी बोर्ड पे लिखा गया है आपके सामने यही चीजें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसके बाद इसमें कुछ आता होता है नहीं। ठीक है कि नहीं? चलिए अब बात करेंगे अपन लोग वेक्टर के एडिशंस की। ठीक है, कई बार होता है कि हमें वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है, कई सारे वेक्टर होंगे और हमें उन्हें ऐड करना होगा। तो सर वेक्टर को ऐड करने के क्या तरीके हैं, यानी हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए, तो एक बार मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ साथ इन सारी बातों को बेहतरीन तरीके से क्लास नोट्स में लिख रहे होंगे, और क्लास के बाद जब भी आपको मौका मिले या लगे कि चीजें भूल रही हैं, तो वो जो कुछ भी बताया गया है वो नोट्स में जो आपने लिख रखा है उसको रिवाइज दोस्त जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही वो की पॉइंट है जो आपको आगे लेकर के जाएगा, और रिवीजन तब करोगे जब आप नोट्स बना करके रखोगे। तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि नोट्स बनाइएगा जरूर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर नोट्स बनाने में तो बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रही है, मगर दोस्त मैं आपको भरोसा दिलाऊं, एक बार की तकलीफ जायज है। अगर आपने एक बार अच्छे से ईमानदारी से मेरे साथ अपनी समय गुजार ली, बढ़िया नोट्स बना करके प्रिपरेशन कर ली, तो आप बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, आप हमेशा के लिए उस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये दर्द आप थोड़ी उठाइए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मैं जो बातों को बता रहा हूं उसको फॉलो करिए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, या एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ
वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या हमको पढ़ना है या कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम एडिशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर में बेटा पहला जो तरीका होता है उसे कहा जाता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये पहला तरीका है पॉलीगन लॉ। ओके, इसमें मल्टीपल वेक्टर्स होंगे, 2 2 3 4 5 जितने भी होंगे सबको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ये पहला मेथड होता है। दूसरा होता है बेटा पॉलीगन लॉ का ही दूसरा फॉर्म है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नोट्स करते हुए चलिएगा। इसके बाद आता है मेरे दोस्त एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद आता है कंपोनेंट डिवीजन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कंपोनेंट डिवीजन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है कि नहीं, आपको बात समझ में आ रही है। तो इतने तरह के मेथड्स होते हैं जिनसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। तो आज की क्लास मैं कोशिश करता हूं कि शुरू की ये 2 चीजों को कवर कर लूं, उसके बाद पैरेललोग्राम और एनालिटिकल मेथड एक क्लास में हो जाएगा। कंपोनेंट डिवीजन मेथड जो है वो, या इसके अंदर एक्चुअली में पहले आपको वेक्टर के कंपोनेंट समझाने पड़ेंगे मुझे, तो उसके बाद एक क्लास में वेक्टर के कंपोनेंट और कंपोनेंट डिवीजन मेथड रख लिया जाएगा। हालांकि ये वाली क्लास छोटी होगी, ये वाले थोड़े जो है कि इसके रिस्पेक्ट में बड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त, और बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जैसे नोट्स बना रहा हूं मैं वैसे आप भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो कॉपी में टॉपिक लगाइएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, ध्यान से समझते हैं भैया। पॉलीगन लॉ जैसे कि नाम ही बता रहा है बेटा, पॉलीगन आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो समझिए तो जरा इसको, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ क्या कहता है? वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ क्या कहता है? तो मैं ये बता रहा था कि पॉलीगन जो शब्द है ये तो आपने सुना ही होगा। मल्टी साइडेड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो मल्टी साइडेड होता है, मतलब उसमें जैसे कई सारी साइड्स होती हैं तो उसको मिला करके हम लोग पॉलीगन बोल रहे होते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मान लो कई सारे वेक्टर आपको गिवन हो अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसे गिवन हो, एक ऐसे गिवन हो, कोई वेक्टर ऐसे गिवन हो, कोई इस तरह से गिवन हो, है ना। बहुत सारे डायरेक्शंस में अलग अलग वेक्टर दिए जा सकते हैं। इनका कोई नाम होगा, लेंथ डायरेक्शन सब दिया होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, ऐसे मान लो ये सारे वेक्टर दिए हुए हैं। सामने वाला कह रहा है कि इन सारे वेक्टर को ऐड करके दिखाइए, ऐड करके बताइए। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है समझिएगा बात को, फिर मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा, पहले समझते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इन वेक्टर्स को 1 बाय 1 बैक टू बैक प्लॉट कर दो, एज इट इज, जैसे दिए हैं वैसे ही, जितने बड़े हैं और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे ही। ठीक है, मतलब इफ वी ड्रॉ द वेक्टर्स बैक टू बैक 1 बाय 1, जो भी आप कह लीजिए, देन दे आर एडेड and a vector joining initial to final point gives their resultant। resultant का मतलब है नेट इफेक्ट, जो फाइनल आंसर आएगा उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला सर, समझिए। हमने बोला कि जब कभी भी ऐड करना होगा वेक्टर्स को तो आप इन वेक्टर को बैक टू बैक प्लॉट कर देंगे, जस्ट बैक टू बैक प्लॉट कर देंगे और कुछ भी नहीं। यानी जैसे मान लो ये पहला वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया वेक्टर है, ये देखो पहला वेक्टर जैसे जा रहा था मैंने वैसे बना लिया। अब दूसरा वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी बना लो, ऐसे जा रहा है तो उसको ऐसे बना लिया। बैक टू बैक का मतलब था जहां से वो खत्म हुआ वहीं से उसको शुरू कर लो। तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, वो इस तरफ आ रहा है तो लगभग मैंने इस तरफ बना दिया वेक्टर सी। आप चेक करिए, वेक्टर सी ऐसे आ रहा था। फिर वेक्टर डी, वो ऊपर की तरफ जा रहा है
तो वेक्टर डी ऊपर की तरफ, अब ऊपर में हो सकता है इसको क्रॉस करके निकल जाए, छोटा हो तो लेंथ नापने से पता चलेगा, जितना भी होगा वही बनाना है। तो मान लो ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है हमारे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ई भी दिख रहा है, तो वेक्टर ई को थोड़ा बेहतर करने के लिए इस डायग्राम को लेट से कि मैंने बना दिया कि ये वेक्टर ई है, वेक्टर ई की डायरेक्शन ही मैंने पलट दिया। तो वेक्टर ई क्या है, इस तरफ जा रहा है सर, वेक्टर ई इस तरफ जा रहा है। तो आपने इस पिक्चर में क्या किया, बैक टू बैक इन सारे वेक्टर को प्लॉट कर दिया। बैक टू बैक का मतलब 1 by 1। उसके बाद आप जरा नोटिस करिएगा, शुरुआत यहां से किया था, एंड यहां पे किया था आपने। तो शुरू और आखिरी पॉइंट को जोड़ने वाला एक वेक्टर भी डिजाइन करिए, जो वहां नहीं गिवन था, आपको ये अलग से डिजाइन करना है। शुरू और आखिरी पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर एक डिजाइन जब करेंगे तो वो इन सब के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। मतलब इस पिक्चर में ए वेक्टर में बी वेक्टर जुड़ रहा है, उसके आगे सी वेक्टर जुड़ रहा है, उसके आगे डी वेक्टर ऐड हो रहा है, और इसके बाद ई वेक्टर भी ऐड हो रहा है। तो ये सारे वेक्टर एक्चुअली ऐड हो रहे हैं इस दिए हुए पिक्चर में। क्यों? क्योंकि ये बैक टू बैक प्लॉट किए गए हैं। उसके बाद जब मैं इनिशियल और फाइनल को जोड़ूंगा, जैसे ये वाला, ये एक वेक्टर जो मैंने ऐड करके बाद में खींच करके बनाया, ये क्या है सर, ये इनका रिजल्टेंट है, बोले तो वेक्टर आर है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो इनको जोड़ करके इक्वल में वेक्टर आर लिखने वाले हो, तो ये है रिजल्टेंट। वेक्टर आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट है। समझ में आया क्या बोला गया? अब आपको लग रहा होगा कि ये तो जस्ट रटने जैसा हो गया। नहीं, कतई नहीं हुआ। पिछली क्लास में मैंने एक सवाल दिया था आपके सामने कि एक इंसान है, पहले वो 3 मीटर गया, फिर वो 4 मीटर गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, याद आ रहा है? तो उसमें अगर आपने ज्योमेट्री को ध्यान से देखा हो तो यही तो हुआ था कि पहले गया, फिर जिधर गया उसी के आगे प्लॉट किया था, और शुरू और आखिरी को जोड़ने वाला रिजल्टेंट था। बोलो बोलो, याद आ रहा है? मैंने कौन सा पिक्चर दिया था? एक इंसानी आत्मा पहले 4 मीटर गई थी तो 4i कैप, फिर वो वाई एक्सिस में 3 मीटर गया था नेगेटिव आई में, तो ये था हमारे पास -3j कैप, ये था -3j कैप। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपने इसको डिस्प्लेसमेंट देखा, ये कॉमन सेंस की बात थी। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, और ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एस। तो आपने याद करो इस ज्योमेट्री में क्या इक्वेशन लिखी थी, आपने लिखा था एस बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बात आपको पता कैसे चली थी कि ए में बी को जोड़ना ही है? कैसे पता चला था, आप खुद सोचो। ए में बी जोड़ना है, ये इसलिए पता चला था क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें इंसान चल रहा है, पहले चला फिर चला, तो भाई साहब ऐड ही तो हो रहा है ना यार, कि पहले क्या हुआ उसमें। अब जैसे मान लो तुमने कुछ खाना खाया फिर से खाया, तो ऐड ही तो हुआ ना वो चीज। तो कोई इंसान चला फिर चला मुड़ के, तो एक्चुअली फाइनल इफेक्ट क्या हुआ, इसका मतलब है उन्हें मुझे ऐड करना पड़ेगा कि वो टुकड़ों में किधर किधर गया। तो ये तो बात यहां पे समझ में आ रही थी कॉमन सेंस से कि वो पहले उधर फिर उधर, तो इसका मतलब जोड़ दिया, कहानी इतनी सी है। बट हमने इस ज्योमेट्री से ही एक नई बात समझ ली, क्या, कि जो वेक्टर बैक टू बैक प्लॉट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये बैक टू बैक प्लॉट किए गए हैं 1 by 1, इसी को कहते हो सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि एक वेक्टर जहां से खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हो जाए, उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ। मतलब जहां से एक खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू हो गया, तो इसका मतलब वो सेम ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्डर में बैक टू बैक प्लॉट कर रहे हैं वेक्टर्स को, तो वो ऐड ही तो हो रहा है, और शुरू और आखिरी को जोड़ने वाला रिजल्टेंट है। तो बस वही बात तो यहां पे भी मैंने पकड़ ली कि भैया यहाँ पे 2 ही बार हुआ था, यहाँ 3-4 दफे हो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, तो सब जुड़ गए क्योंकि सब एक के बाद एक प्लॉट हो रहे हैं, और शुरू और आखिरी को मिलाने वाला रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट बोले तो उस प्रक्रिया का रिजल्टेंट, मतलब आउटकम, फाइनल इफेक्ट। रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा उसको भी रिजल्टेंट बोलोगे, सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसको भी रिजल्टेंट बोलोगे, एडिशन का जो आंसर आएगा उसको भी रिजल्टेंट बोलोगे। तो रिजल्टेंट का मतलब ही होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रही है और उसका फाइनल जो आउटकम आएगा उसी को रिजल्टेंट या नेट बोला जाता है, ठीक है। ओके, अब समझिएगा बात को। तो ये है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये स्टेटमेंट जो मतलब पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यहां से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये भी समझने वाली बात है, रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ठीक, कि इफ पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, इफ वी ड्रॉ
some vectors back to back in same order, then they are added and a vector joining initial to final point, initial to, ये टू को ध्यान रखना है, टू फाइनल पॉइंट, ओके, फाइनल पॉइंट gives their resultant and this is called polygon law of vector addition। ये टू को हाईलाइट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो वेक्टर आप बनाओगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ करके उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। आप देखो ना, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, आपने जो वेक्टर आर बनाया है इस वेक्टर आर की डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों फाइनल पॉइंट की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये है दोस्त पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैंने कॉमन सेंस का क्वेश्चन लिखा, इस कॉमन सेंस से पॉलीगन लॉ को रिलेट किया, अब इस पॉलीगन लॉ से ट्रायंगुलर लॉ को रिलेट करूंगा, मतलब एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड शुरुआत कॉमन सेंस से हुई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस पे बेस्ड था। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम अच्छे से चीजों को समझें तो कोई रूल, कोई नियम कानून नहीं है। जो रूल कहे जाते हैं, एक्चुअली रूल का मतलब होता है कि कोई रूल किसी ने बनाया आप मान लो, बट ये चीज गलत है। रूल नहीं होना चाहिए, लॉ होने चाहिए कि हमने किसी चीज को समझदारी के साथ अडॉप्ट किया कि भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। रूल तो कोई भी आएगा जबरदस्ती थोप के चला जाएगा। तो फिजिक्स में रूल नहीं पढ़ना चाहिए, लॉस पढ़ने चाहिए, ठीक है। लॉस के थ्रू काम करिए क्योंकि रूल तो बदले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्त, एंड अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, कि किस तरह से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है और ये क्या कहता है, ठीक है। तो समझिएगा बात को। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हो कि ट्रायंगल छुपी हुई है ना, एक ट्रायंगल छुपी हुई है। तो बस एकदम सही सोच रहे हैं आप। ट्रायंगुलर लॉ, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है भैया, इसकी क्या तकलीफ है। देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे सुनना। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल ले लें, कोई भी दुनिया की कोई भी ट्रायंगल बना लें, 3 साइड्स होंगी, ठीक है। आप चाहे किसी भी शेप की ट्रायंगल बनाइए, 3 साइड्स होंगी। और मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दी। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स को वेक्टर बनाया जाए अगर सेम ऑर्डर में, और तीसरे को रिवर्स ऑर्डर में, मतलब तीनों को वेक्टर बनाना है, 2 को सेम ऑर्डर में और तीसरे को रिवर्स ऑर्डर में, तो भैया जी वो जो तीसरा होगा उन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। कितनी आसान बात है, मेरी बात फिर से सुनिए। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ वी टेक any 2 sides of a triangle as vectors in same order and the third side also has a vector in reverse order, then the third vector is the resultant of vector addition of the previous 2 vectors। Actually this is the statement। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर इसके किसी भी 2 साइड्स को सेम ऑर्डर में वेक्टर बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको एक वेक्टर बनाया, इसका कोई नामकरण किया, दूसरा ये जो है इसको भी वेक्टर बनाया बट सेम ऑर्डर में, क्योंकि देखना भैया सेम ऑर्डर का मतलब समझना। जैसे ये जो है हमारे पास, इसको वेक्टर तुम ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। अगर नीचे वेक्टर बना दोगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर का मतलब है कि जहां से एक खत्म दूसरा वहीं से शुरू होकर आगे जाएगा, खत्म नहीं होगा वहां पे। तो यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर ए है दोस्त, और जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से इसको वेक्टर बी बनाओ। तो ये ए और बी जो है वो सेम ऑर्डर में हुए, चेक करिए। और अभी तो पढ़ के आए थे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि सेम ऑर्डर वाले वेक्टर तो ऐड हो जाते हैं, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर तो ऐड हो जाते हैं। तो इतने से डायग्राम में मुझे ए और बी का रिलेशन लिखना हो तो मैं ये कहूंगा कि ए में बी ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा,
तीसरे की क्या कहानी है, तीसरे को भी वेक्टर बनाना है बट रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जहां बी जाके खत्म हो रहा है वहां से तीसरा शुरू नहीं होगा, खत्म होगा। मतलब ये देखो ऐसे, ये है तीसरा, ये देखो तो ये रिवर्स ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर सेम ऑर्डर, भैया जी ये तीसरा सेम ऑर्डर में होता तो नीचे आता, तीसरा सेम ऑर्डर में होता तो नीचे आता, मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोला तो उल्टा बना दो। तो ये जो तीसरा है, अगर ये कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर सी, तो ये तीसरा दोस्त वास्तव में ये ए और बी का रिजल्टेंट है, यानी ये है वेक्टर सी, और यही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दें, इफ वी टेक एनी टू साइड्स of a triangle as vectors in same order, as vectors in same order and the third side also as a vector इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर, इन चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा, वहां सेम ऑर्डर है, यहां रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, ये सेम ऑर्डर है, इन यहां रिवर्स ऑर्डर है, देन इट गिव्स, इट मतलब ये तीसरा वाला, रिजल्टेंट ऑफ ओके वेक्टर एडिशन ऑफ प्रीवियस टू वेक्टर, जो शुरू के दो वेक्टर आपने बना रखे हैं, प्रीवियस टू वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर्स को बनाने हैं सेम ऑर्डर में, साइड्स का इस्तेमाल करके, और तीसरे को रिवर्स ऑर्डर में, तो जो तीसरा होगा उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो क्लियर है, तो हम आगे बढ़ लें। ठीक है, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, अपने विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप इन लेक्चर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बारे में क्या व्यूज रखते हैं, क्या इनसे वास्तव में आपको बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब सवाल आता है इस ट्रायंगुलर लॉ में अगली बात क्या है कि हमें दो वेक्टर दिया होगा और तीसरा जो है वो ढूंढना होगा। ठीक है ना, हमें दो वेक्टर दिया होगा और तीसरा ढूंढना होगा, रिजल्टेंट ढूंढना होगा। मतलब ए दिया है, बी दिया है, उनके बीच का एंगल भी दिया होगा, तो वो जो तीसरा वेक्टर होगा रिजल्टेंट, वो मुझे ढूंढना है। तो सर पता कैसे चलेगा? ठीक है, यानी समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग बात करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, समझिएगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले एक बात और समझिएगा कि कई बार क्या होता है ना बेटा, कि डायरेक्शंस को बताने के लिए एंगल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को सुन लीजिए, फिर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। मैंने क्या बोला? डायरेक्शंस को बताने के लिए अपन लोग एंगल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे सर? ध्यान से समझिए, इस बात को पहले नोट पॉइंट में लिख लेते हैं कि डायरेक्शंस या एंगल कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस। एंगल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है डायरेक्शन को बताने के लिए। सर कैसे? देखिए, जैसे मान लो बच्चों मेरे कि कुछ डायरेक्शंस तो बड़ी पॉपुलर हैं, जैसे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। थोड़ी सी बात और, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में, ये नॉर्थ और साउथ के साथ थोड़ा पंगा है बच्चों। ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल है, पहले तो ये समझिए, ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। आप जहां भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे हूं, मैं अपने इस तरफ ईस्ट बोलूंगा, इस तरफ वेस्ट बोलूंगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ नहीं बोलोगे। ध्यान रखना, ये लाइन ऊपर जा रही है, तो क्या हम ऊपर की तरफ नॉर्थ बोलते हैं क्या? कभी भी आज तक लाइफ में किसी इंसान ने कहा हो, तुम्हें ऑर्डर दिया हो कि बेटा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, और तुमने झट से फेस ऊपर कर लिया, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता ही नहीं है। नॉर्थ किधर होता है? वो तो हॉरिजॉन्टल होगा ना किसी डायरेक्शन में।
तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरफ ईस्ट लेना है, इस तरफ वेस्ट लेना है, नॉर्थ बेटा सामने लेना है और साउथ उधर पीछे लेना है। तो ये नॉर्थ और साउथ भी हॉरिजॉन्टल हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब मैं ऐसे कोई लाइन खींचूंगा तो वो चलेगी नहीं ना मेरी पेन, तो इसलिए यूं खींच दिया, बट है वो हॉरिजॉन्टल, इसको ध्यान रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात, ये बीच की भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, लाइक मैं इस डायरेक्शन की बात करूं जो एग्जैक्टली मिड से है, मतलब कि ये एंगल 45 बनाते हुए जब ये एंगल जा रहा होता है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली। सिमिलरली अगर यहां पे 45 डिग्री बनाते हुए जाएगा तो इसको साउथ ईस्ट बोल सकते हो या ईस्ट साउथ, वो आपकी चॉइस है। बट सर एक बात बताओ, बिल्कुल बीच से जाना जरूरी है क्या? थोड़ा इधर उधर हो गया तक, जैसे मेरी इच्छा कर रही है मैं ऐसे सामने चल रहा हूं तो ये मेरे चलने की एक डायरेक्शन है, ओके, ये मेरे चलने की एक डायरेक्शन है। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि मैं जो पहले इस डायरेक्शन में गया था, अब मैं थोड़ा सा यूं घूम जाऊं और अब मैं ऐसे चल रहा हूं, अब मैं ऐसे चल रहा हूं, तो क्या ये वाली डायरेक्शन वही है क्या? बदल गई सर, बदल गई। मैं एक एंगल पे एक डायरेक्शन देख रहा हूं, जैसे एंगल बदलूंगा दूसरी डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब हर एक एंगल पे एक डायरेक्शन होती है। ये जो नॉर्थ ईस्ट लिखा है ये 45 डिग्री पे होता है। कोई भी इंसान अगर इससे भी ऊपर चला जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो अगर वो ऐसे चलने लगा, इधर जाने लगा, तब क्या होगा? सर इसे नॉर्थ ईस्ट नहीं कह पाओगे, इसे नॉर्थ ईस्ट नहीं कह पाओगे, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, बट ये वाली डायरेक्शन आप नॉर्थ और ईस्ट नहीं कहोगे, फिर क्या कहोगे? ऐसे किसी भी डायरेक्शंस को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, अब ऐसे जैसे मान लो ऐसे गया कोई, तो ये कौन सी डायरेक्शन है सर? इसके लिए मुझे एंगल बताना पड़ेगा। लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इसको लिखने का तरीका होता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिखने का तरीका है। यानी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाने वाले डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। या फिर अगर उधर से लिखोगे तो इसी डायरेक्शन को तुम लिख सकते हो मेरे बच्चों 60 डिग्री ईस्ट, यानी 60 डिग्री ईस्ट की तरफ ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से, नॉर्थ से। आपको समझ में आया? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शंस को बताने के लिए हम एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंगल जब हम किसी रेफरेंस डायरेक्शन से बताते हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही बता रहे होते हैं। जैसे नॉर्थ मुझे पता इधर है, तो हम जब वहां से एंगल बता देंगे तो एग्जैक्टली बता देंगे कि वो किधर जा रहा है, एग्जैक्टली, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई एंगल कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शंस आल्सो। और ऐसी लैंग्वेजेस आपको पेपर में लिख करके आने वाली है। बताओ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करिएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है दोस्त, बातें क्लियर हो रही है। चलिए अब इसका इस्तेमाल हम ट्रायंगुलर लॉ में कैसे करते हैं, जरा इस कहानी को देखते हैं, क्योंकि ये बीच में आ गई थी बात, ठीक। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने आपको स्टेटमेंट और मीनिंग बता दिया, अब अगली बात आती है कि उसमें जो रिजल्टेंट है वो निकलेगा कैसे, ठीक है, निकलेगा कैसे। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान समझिए इस टॉपिक को। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन, ठीक है, इन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के अंदर आप मैग्नीट्यूड को कैसे निकालोगे, ठीक है मेरे बच्चों, आप मैग्नीट्यूड को कैसे निकालोगे? तो समझिए, जैसे मान लो मेरे बच्चों यहां पे दिया है वेक्टर ए, ये दिया है मेरे भाई वेक्टर ए, वेक्टर बी दिया है यहां पे, ये दिया है वेक्टर बी। अब नोटिस करना बच्चे, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। मैं सबसे पहला सवाल तो आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल कहां दिख रहा है, आप बताओ जल्दी से। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो आपको ये दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल कहां दिख रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और इस सवाल का आंसर ढूंढिएगा, उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल अगर कोई बच्चे ने ये ढूंढ लिया कि ये है, तो इसका मतलब बेटा मैंने डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है इस पे, एपिसोड नंबर 1, वो इसी बात की कहानी थी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने यहां पे बोल दिया तो गलत है,
क्योंकि इस जगह पे एक वेक्टर का हेड मिल रहा है और दूसरे का टेल मिल रहा है, और मैंने क्या बोला था कि टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, और नहीं है मिलता हुआ तो जबरदस्ती मिलाओ। तो जबरदस्ती मिलाने का मतलब है कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर लो, ड्रॉ कर लो, फिर मिलाओ, और उसका भी तरीका सिखाया था कि वेक्टर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं ए और बी की बीच का एंगल क्या है, तो आप इसको आगे बढ़ाओगे और फिर ये वाला जो एंगल होगा इसे कहोगे कि ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और यही है वास्तविकता में, यही है। ठीक है, तो बेटा ये दिया है आपको कि ए वेक्टर कितना है, बी वेक्टर कितना है और एंगल कितना है, ये आपको गिवन है। मतलब ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है और इनके बीच का एंगल गिवन है, और हमसे कह रहा है कि बताओ इनको जोड़ के जो आंसर आएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, इसकी लेंथ क्या है, तो आप कहोगे ए, वेक्टर ए नहीं क्या, ए, सिंपल ए। इसकी लेंथ क्या है, सिंपल बी, बताया था पहले लेक्चर में, याद करो। ठीक है, तो फिलहाल इसमें रिजल्टेंट कौन है भाई, तो रिजल्टेंट तो दोस्त ये होगा जो शुरू और आखिरी को जोड़ेगा, ऐसे, ये है रिजल्टेंट, मुझे यही चाहिए। इस पूरे पिक्चर में क्या दिख रहा है कि आर वेक्टर बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, अब ये जो आर होगा इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा मैग्नीट्यूड जिसे सिर्फ आर या फिर बच्चों याद होगा आपको मॉड ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते थे, और डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो अब मुझे ये ढूंढना है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसका, वेक्टर आर का। कैसे निकालें, सोचो, कुछ नहीं करना है, 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स लगानी है, जो 10वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7th क्लास में, याद करो, कंस्ट्रक्शन करते थे, ज्योमेट्री बनाते थे। बस फोकस करिए क्वेश्चन क्या है तो आप कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है सर, ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, ये एंगल गिवन है। क्या पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, इस लेंथ की डायरेक्शन पूछ रहा है। बोले तो एंगल निकाल दो, ये वाला एंगल निकाल दो, क्योंकि एंगल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, याद करो, अभी अभी पढ़े हो। तो ये जो वेक्टर आर का एंगल अगर आपने बता दिया कि ये ए वेक्टर से कितना एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो डायरेक्शन आ जाएगी। चलो ये डायरेक्शन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की कहानी को पूरा करते हैं। तो सर मैग्नीट्यूड की कहानी को कैसे निकालेंगे, तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सोचना जरूरी है, खुद से सोचना, फिर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको कैसे सोचना है सर, आज तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो उस ज्ञान को यूटिलाइज करके वो बात सोचना है जो मैं निकालने जा रहा हूं। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो फिर ये जो माइंड है ना बेटा वो शार्प हो जाएगा, आप सोचने समझने के लायक हो जाओगे, और एक्चुअली फिजिक्स इसी की डिमांड करती है, फिर जो मन में आए वो पूछ लो। ठीक है, तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है, माइंड को ट्रेन करना है। चलिए फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया होगा, चाहे वो प्रयास पॉजिटिव रहा हो चाहे वो नेगेटिव रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप मेरी बात को जब समझोगे आपका दिमाग बहुत तेजी से खुलेगा। ठीक है, क्या है कहानी, सुनिए। सबसे पहली बात कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मेरे बच्चों, और इसको आगे बढ़ा के, ठीक है, यानी इसको आगे जो बढ़ाया था ठीक उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर मैं कर दूं। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स हैं ये डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं, क्योंकि रियल वेक्टर तो डार्क लाइन से बनाए जा चुके हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, यहां पे कर लूं, यहां पे कर लूं, यहां पे ये देखो, तो ऐसे इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये लेंथ बी है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर कितना मिलने वाला है और ये बेस कितना मिलने वाला है मेरे बच्चों। ये देखो क्या है ना, ये वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको मैं समझा रहा हूं, आप ऐसे साइड में लिख लेंगे, यहां पे तो धड़ल्ले से यूज करना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए वहां पे साइड में लिख रहा हूं। क्या, अगर मुझे देखा जाए इसकी लेंथ बी दिया है, ये थीटा दिया है, तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सर अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो साइन थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज खुद बी बनेगा,
90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा ऊपर होता तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला लेना पड़ता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि छठी सातवीं क्लास में पढ़ा दी जाती है, फिर भी मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ये बात भी बता रहा हूं। फिर से समझ लीजिए, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नाउ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज बी। इसका मतलब बच्चों परपेंडिकुलर कुछ और नहीं बी साइन थीटा है। मतलब दोस्त ये ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज यानी बी और फिर साइन थीटा होगी, बी साइन थीटा। मतलब ये लेंथ बी साइन थीटा है। सिमिलरली अगर मैं इतनी सी लेंथ निकालूं, सिर्फ ये वाली लेंथ, तो ये तो बेस बना रही है, तो हम लोग कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे आएगी बी कॉस थीटा। बोलो जी, बेस की वैल्यू क्या आएगी? बी कॉस थीटा। तो ये जो बेस है, ये जो बेस है, इसकी वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। और एक चीज और, पता नहीं आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं, यहां पे मैंने बी पे वेक्टर नहीं बनाया क्योंकि वो लेंथ है। पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री तो लेंथ पे लगती है ना, वेक्टर पे थोड़ी लग जाती है कि नहीं? ओके, चलिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ी सी ट्रायंगल दिख रही है, ओके, इस बड़ी सी, ये बी कॉस थीटा सिर्फ इतना है। अब जो ये बड़ी सी ट्रायंगल दिख रही है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो क्या मिलेगा? पाइथागोरस कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है सर? आर, वेक्टर आर नहीं क्या? आर, क्योंकि मैं पाइथागोरस से लगा रहा हूं तो लेंथ पे लगाऊंगा, तो लेंथ को आर लिख लो, क्योंकि लेंथ तो ऐसे ही लिखते हो ना। देखो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हो, या तो आर या तो मॉड ऑफ आर। अब मॉड लगाने में गंदा लगेगा, इसलिए मैं आर लिख दे रहा हूं। ध्यान रखना वो लेंथ है। तो इस लेंथ का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर कौन है? बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बेस। याद रखिएगा बेस ये पूरा है, तो यहां तक लेंथ ए है, ये है बी कॉस थीटा, तो यहां पे आप लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। सर रूट क्यों लगाया? क्योंकि याद करो ये स्क्वायर था, नहीं लिखा तो रूट लगा दो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करिएगा जरा, तो ये आएगा आर बराबर अंडर रूट जरा चेक करिएगा, ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो जी, क्लियर है मेरे बच्चों? 2ab कॉस थीटा। सर ये जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से तो बी स्क्वायर कॉमन है। हाँ जी, एकदम सही बात है। तो ये आएगा आर बराबर, यहां पे कौन छूट गया अकेला? ए स्क्वायर, तो वहां लिख लो ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपने 1 लिखो मल्टीप्लाई में या मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है? प्लस वो जो उधर छूट गया, क्या कौन छूट गया? 2ab कॉस थीटा। ये देखो लाजवाब, बहुत ही शानदार, यही है आर की लेंथ। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर ए की लेंथ दिया है, बी की लेंथ दिया है, तो आर की लेंथ कितनी होगी? वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात? अरे बोलो, तालियां होनी चाहिए। कैलकुलेशन तुमने किया है बेटा, कैलकुलेशन तुमने किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किए हो, सोचे हो, तो आंसर आया है, तो एप्रिसिएशन तो बनता है। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, एंगल की बारी, डायरेक्शन की बारी। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए अपन लोग क्या करेंगे? इस छोटी सी जगह का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी सी जगह, इसमें मुझे क्या बतानी है? इस आर वेक्टर की डायरेक्शन। सर आर वेक्टर ये जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चल सकती है? इस वाले एंगल से, क्योंकि मुझे ए वेक्टर गिवन है ना, तो जब गिवन है तो उससे जो एंगल बनाते हुए वो आर जाएगा तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये अल्फा आर का डायरेक्शन है ए के रिस्पेक्ट में।
वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल है, मतलब आर की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है। कैसे निकलेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, कैसे निकलेगा, हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो उस एंगल को निकालने के लिए मुझे साफ दिख रहा है कि tan अल्फा बराबर, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है जो कि b sin थीटा है, तो यहां पे अपन लोग लिखेंगे b sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है सर, पूरा लेंथ, जो कि होगा a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो ये है अल्फा, ये क्या है अल्फा। अरे बोलो बात क्लियर है। ये जो अल्फा है वो ए वेक्टर से एंगल है, ये ए वेक्टर है, यहां दोनों जगह बी आया है, ए अकेला आया है, तो जो यहां अकेला होगा उसी से अल्फा आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा दिस इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन रियलिटी एक्चुअलिटी। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इतना होता है। अल्टीमेटली दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखना है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरी बात, ये जो फार्मूला है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता है, इसलिए इसको भी याद रखना है कि tan अल्फा बराबर b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है बात। और एक चीज और, यहां पे ए बी और आर लेंथ इस्तेमाल किए गए हैं, यानी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये पूरा वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर के क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। क्लियर। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाया है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, ठीक है। तो लेक्चर बहुत लेंदी ना हो, बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे रखता हूं। जब हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे तो इनकी क्वेश्चंस की बात हो जाएगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात हो जाएगी, ये सारी बातें हम अगली क्लास में निपटा लेंगे, ठीक है।